हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 11। क्योंकि मैंने 1 से लेके 10 तक के अध्याय को पहले ही पढ़ा चुका है और अच्छे से समझाया है और अच्छे से नोट्स भी लिखवाया भी है। हाँ, मैंने लिखवाया भी है, तो आपने देखा ही होगा और आपने लिखा ही होगा। अगर आपने ये नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी जितने अध्याय थे सभी को मैंने पढ़ाया है, वो सभी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है और सभी के सभी परिभाषा को मैंने लिखाया है। और इस वीडियो में भी मैं इसका परिभाषा लिखाऊंगा अध्याय 11 से रिलेटेड, जो भी लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और अच्छे से बताऊँगा। आपकी किताब तो जिज्ञासा आपको पता ही है अच्छे से। और हाँ, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले से बना दिया है। ओके, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 11 का जो नाम है, हमारे अध्याय जो हम लोग का अध्याय 11 है, आपके क्लास के 6 क्लास के अध्याय 11, उनका नाम है प्रकृति की अवमूल्य संपदा। यानी प्रकृति होता क्या है, आप तो पहले यही जानिए कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। देखिए, शॉर्टकट में इतना समझिए, प्राकृतिक है जो किसी न किसी घटना द्वारा स्वतः ही बन गया हो, पहले जिनका आंकलन करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि सूर्य, वो कई करोड़ों साल पहले ना, कई अरबों साल पहले ना, वो स्वयं ही बन गए। ओके, वो स्वयं ही बने, तो इसलिए उसको प्रकृति कहा था। यानी हम प्रकृति का उदाहरण क्या बोल सकते हैं, जल, क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी, और क्या बोल सकते हैं, सूरज, चंद्रमा, मंगल ग्रह, जो भी बोलना है ना आपको बोल सकते हैं। लेकिन प्रकृति का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम लोग नहीं बनाए हैं, जिन्हें ईश्वर ने बनाया है, ये बोल सकते हैं, जिन्हें ईश्वर ने बनाया है। हालांकि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको विज्ञान सोच के ही बोलना है, इसलिए जो स्वतः किसी न किसी वैज्ञानिक घटना के द्वारा बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति। ओके, आपने प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से जान गया होगा। और अमूल्य, अमूल्य क्या मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, संपदा मतलब कोई भी संपत्ति जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ओके, तो देखिए आपको हम किताब पे लेके चलते हैं, एक बार किताब के अंदर का दिखाते हैं। आप अपने पास किताब और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि किताब लेके बैठिएगा, कॉपी लेके, तभी तो आप समझ पाइएगा ना और लिखिएगा अच्छे से। इसलिए अपने पास किताब रखिए और ज़रूर रखिए किताब। यहाँ देख लीजिए, आपके सामने किताब है, आप भी पलट के रखे होंगे किताब। देखिए यहाँ पे इस तरह, देखिए वायु क्या होता है, पहले ये समझिए वायु का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए वायु कहते हैं किसको। देखिए आसपास में जो हवा है ना, उसी को वायु कहते हैं। आप तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको तो पता ही है अच्छे से कि वायु का मतलब क्या होता है। ओके, आपको वायु पता है। और यहाँ देखिए, यहाँ एक बहुत अच्छा सा लाइन लिखा हुआ है कि हम भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं जीवित, क्षण भी नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल क्षण भी नहीं। यानी कि हम लोग सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमारा सजीव का एक लक्षण है। ओके, तो सजीव हम लोग सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। आप अगले अध्याय में, जो अब अध्याय नहीं बल्कि आप अगले क्लास में जब जाइएगा तो अच्छे समझिएगा हम लोग सांस कैसे लेते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है, कौन सा गैस होता है, सभी पढ़िएगा। लेकिन अभी आपको समझिए कि वायु में क्या क्या है, कौन सा गैस है, बस ये आप इस अध्याय में बताऊँगा कि कितना कौन सा है। ओके, तो आपको बस ये समझना है कि वायु में जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसके बिना हम लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ओके, यहाँ और एक लाइन लिखा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ओके, समझ गए आप कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में उपस्थित गैस है, वायु में उपस्थित क्या क्या हो सकता है, आपको ये पढ़ना है। क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, वायु में स्थित कौन कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। आपसे कोई पूछे तो बोलेगा, आपसे कोई पूछेगा कि वायु में कौन कौन सा गैस है, तो आप बोलिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, वायु में उपस्थित है। कौन सा है, गैस है। वायु में उपस्थित क्या है, ये गैस है। आपसे कोई पूछे तो बता कौन कितना % है ना, ये आपको बताएंगे, हम आपको लिखवाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ देखिए, देखिए इस चिन्ह को आप गौर से देखिएगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना, ये गणित का चिन्ह है। क्या है, देखिए ऐसे, ऐसे और ऐसे, दोनों तरफ ऐसे बूंदा बूंदा और बीच में ऐसे लाइन रहेगा। इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशत, या इंग्लिश में परसेंटेज। आप गणित में, आपको गणित वाले सर जरूर पढ़ाए होंगे, आप नहीं पढ़ा तो आप एक बार जरूर इस चित्र को जाइए, ऐसे करके दिखाइए, सर इसको क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे प्रतिशत कहा जाता है या फिर इंग्लिश में परसेंटेज कहा जाता है। ओके, तो हमारे वायु में, वायुमंडल में कौन गैस कितना प्रतिशत है, यानी कि पूरा 100
मान लेते हैं कि 100 है, यानी कि 100 है, तो 100 में से इस कितना प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे जो पृथ्वी पर मौजूद है ना, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा है, नाइट्रोजन। आप सवाल ये पूछता है हाँ कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कौन सा गैस उपस्थित है हमारे, तो आप सीधा बोलिएगा कि नाइट्रोजन उपस्थित है हमारे गैस वायु में। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस उपस्थित है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, तो बोलिएगा 78%। कितना, 78%। अभी लिखवाऊंगा मैं कितना, तो 78%। कितना, 78%। कितना, 78%। इसी तरह ऑक्सीजन कितना उपस्थित है, तो 21%। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं ना। नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन किस काम में आता है, देखिए नाइट्रोजन पेड़ पौधा के संतुलन बनाने में बहुत आवश्यक है। हम लोग की वृद्धि, शरीर की वृद्धि में नाइट्रोजन का अहम भूमिका है। ओके, तो नाइट्रोजन के बारे में आप समझ गए होंगे कितना प्रतिशत है, 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 21%। बाकी के अन्य और भी सारा गैस हो सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये भी एक गैस है जो हम लोग छोड़ते हैं। ओके, हम लोग छोड़ते हैं, और ऑर्गन भी, ये सभी क्या है, संतुलन, पर्यावरण को संतुलन बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। समझ गए होंगे आप। तो नाइट्रोजन कितना है, 78%, ऑक्सीजन 21%, और अन्य गैस कितना है, 1%, जिसमें क्या हो सकता है अन्य में, ऑर्गन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए आप। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तमिलनाडु का मुपंडल पवनचक्की फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवनचक्की पार्क, और महाराष्ट्र के ब्रह्मबिल पवनचक्की हमारे देश के कुछ प्रमुख पवनचक्की फार्म है। देश में पाए जाने वाले अन्य पवनचक्की फार्म के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी कि पवनचक्की होता क्या है, यहाँ देखिए पवनचक्की का तस्वीर भी है, यहाँ आप गौर से देखिए, यही है पवनचक्की। पवनचक्की होता क्या है, पंखों की तरह घूमते रहता है, और इसका उपयोग बहुत है। इसका उपयोग कुछ पवनचक्की होता है, देखिए गौर से देख लीजिए, ये घूमते रहता है, ये तीनों है ना, ये पंखी, घर में पंखा देखिए पंखे की तरह इसमें भी लगा होता है, लेकिन ये तीनों घूमता है। तो इसका उपयोग क्या है, क्यों लगा है ये, इसका कारण है इसका बहुत ज़्यादा, जैसे कि विद्युत हुआ, विद्युत उत्पादन जो होता है, जो हम लोग घर में बिजली होता है, बिजली पैदा, इसमें इसका इस्तेमाल होता है, और कई सारे क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। अनेक मतलब विद्युत उत्पादन तो इसका महत्वपूर्ण। आपसे कोई पूछे पवनचक्की का उपयोग किस में होता है, आप सीधे बोलिएगा उसको क्या क्या बोलिएगा, विद्युत उत्पादन में। समझ गए आप, उसको सीधे विद्युत उत्पादन में बोलिएगा। पवनचक्की आपने देख लिया और समझ भी लिया। और मुपंडन पवनचक्की कहाँ है, तमिलनाडु में, और जैसलमेर वाला कहाँ है, राजस्थान में। जैसलमेर का पवनचक्की कहाँ है, राजस्थान में, और ब्रह्मबिल पवनचक्की कहाँ है, महाराष्ट्र में। समझ गया आपने। जल के बारे में तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि जल ही जीवन है, आपको तो अच्छे से पता है। और यहाँ देखिए वर्षा का संचयन कैसे किया जाता है। देखिए जब वर्षा होती है ना, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में पानी जमा हो जाती है ना, और उसका उपयोग हम लोग दूसरा क्षेत्र में कर सकते हैं, जमा करके। अगर कहीं पे बर्तन में जमा कर लिए, उसको पेड़ के पौधे के जड़ में ही जाके डाल दिए, ये सब क्या है, इसी को तो वर्षा जल संचयन कहा जाता है। और देखिए यहाँ लिखा, बहुत से भवनों वर्षा के जल के बाद उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित, यानी जमा, इसी वर्षा का संचयन कहा जाता है। समझ गए आप। यानी बारिश होता है, पानी जमा होता है, पानी जो जमा होता है उसे क्या कहते हैं, वर्षा जल का संचयन। ओके, समझ गया आपने। और यहाँ कुछ देखिए तस्वीर, यहाँ बाबरी तुर्जी का झलड़ा, जोधपुर, राजस्थान। ये उदाहरण कुछ दिया हुआ है कि क्या है, इन बाबरियों की जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था, इसमें जल जमा हुआ है, इसका यही उदाहरण, इसमें जल जमा हुआ है, एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है। जोधपुर का है, जोधपुर कहाँ स्थित है, राजस्थान में, वहाँ का उदाहरण दिया गया है। और एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आप तुरंत जवाब दीजिएगा 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जल ही जीवन है, तो जल को तो संरक्षण करना जरूरी है ना, जल को बचाना जरूरी है ना। ये लोगों में जागरूकता फैले, इसलिए मनाया जाता है जल दिवस। जैसे गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, 26 जनवरी तो जानते हैं ना आप, क्यों मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि हम लोग को किसी दिन आज़ादी मिली, किसी दिन संविधान लागू हुआ, यही कारण होता है। इसी तरह जल चक्र क्या बोलते हैं, जल दिवस मनाने का भी यही कारण है कि हमें जल के प्रति जागरूक होना। जल को इसी तरह हम लोग को वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी जल दिखे, जल को हम लोग को कम से कम उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ओके, समझ गए होंगे आप। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, ये भी समझ लीजिए। और देखिए यहाँ
सौर ऊर्जा को उपयोग दिया गया है। सौर ऊर्जा को उपयोग, सौर ऊर्जा क्या होता है? जो सूरज से हमें ऊर्जा मिलता है ना। ऊर्जा मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब जो कार्य करते हैं ना हम, कार्य, किसी भी कार्य करने का जो हम लोग के पास पावर आता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा समझ गए आप? कार्य करने का जो पावर आता है, कार्य करने का जो क्षमता होता है ना हमारे अंदर, उसको ऊर्जा कहते हैं। एक सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा देखें ना, कभी कभी सुबह सुबह ठंड में हम लोग उठ के सूर्य की तरफ जाते हैं, खड़े होते हैं, इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और देखिए वन क्या होता है? आपको पता है, जहाँ जंगलों बहुत सारा होता है उसे वन कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एक वन है, तो वन से एक बहुत अच्छा है कि भारत में प्राचीन काल में ही वनों का आदर और रक्षण संरक्षण के लिए परंपरा से ही पवित्र उपवन आपने पहले पढ़ा था, याद है कि नहीं? सजीव जगत में विविधता आपको पढ़ाए थे, तो उसमें हम भी पढ़ाए थे, लिखा भी वहाँ पाठ में पढ़ चुके हैं आप, कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, इस प्रकार के वनों को बचाने के लिए समाज लोगों ने कई प्रकार के प्रयास किए। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का एक ऐसा ही प्रयास है। 1970 में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए। वन को बचाने, देखिए किस तरह से पेड़ में चिपक के महिला पेड़ को बचा रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन। यानी पेड़ में चिपक के पेड़ों को रक्षा कर रही है। ये कब की घटना है? 1970 की। कब की? 1970 की। कहाँ की? उत्तराखंड। उस समय उत्तराखंड कहाँ होता था? उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तराखंड का बात है ये। उत्तराखंड। यानी चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1970 में। आपसे कोई पूछे चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या? 1970 में। और कहाँ? उत्तराखंड में। इसमें महिलाओं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। महिला इसमें चिपकी हुई दिख रही है, फोटो में ही दिख रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा, और पेड़ को घेर लिया, लिपट गई कि नहीं, पेड़ को कटने से हमको बचाना है। पेड़, क्योंकि पेड़ ही रहेगा तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा ना, हवा वहाँ से मिलता है, इसलिए संतुलन बनाने के लिए पेड़ आवश्यक है। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एक मृदा, चट्टान और खनिज। मृदा यानी मिट्टी, चट्टान यानी बड़े बड़े मिट्टी के जब जमे हो जाते हैं पूरे पूरे अवशिष्ट, पुराने समय से जब मिट्टी जमा हो जाते हैं उसमें, उसे कहा जाता है क्या? चट्टान। और खनिज जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और आपको कुछ लिखवा देते हैं, आप कॉपी पे लिख लीजिए। ओके, लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ आपको कुछ लिखना है कॉपी पे। सबसे पहला लाइन आपके कॉपी में होना चाहिए इस अध्याय का, क्या? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैस उपस्थित होते हैं, ये लिखिए। और ऐसे लिखिएगा, वायु का संगठन, और इसको और इसको, इस तीनों को लिखना है। हाँ, इस तीनों को लिखना है। वायु का संगठन में नाइट्रोजन कितना % है? आपको मैंने बताया 78%, ऑक्सीजन 21%, और अन्य ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस कितना? 1%। ये सभी को यहाँ से लेके यहाँ तक सभी को लिखना है। लिख सकते हैं आप, अच्छे से लिखिए, वीडियो को रोक के लिखिए, जैसे वो लिखिए, बट लिखिए जरूर। लिखने से आपको आगे तक याद होगा। और यहाँ देखिए, और आगे जो आपको लिखना है, यहाँ देखिए क्या लिखना है। आपको लिखना है आगे जीवाश्म ईंधन। क्या लिखना है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन होता क्या है? ईंधन होता क्या है? जो जलता है ना उसे ईंधन का, देखिए जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। आपको भी किताब में ही है, ये किताब में आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले। देख रहे हैं कोयला, जो घर में लकड़ी से जलता है उसको कोयला असल में नहीं कहा था। कोयला हमारे धरती के अंदर से निकलता है। पेट्रोल जो देखते हैं ना, गाड़ी में जाते हैं भरवाने के लिए, गाड़ी में डलवाने के लिए, वो पेट्रोल पृथ्वी के अंदर से निकलता है। प्राकृतिक गैस होता है कुछ कुछ, जैसे हम लोग गैस पे खाना बनाया जाता है ना, वो गैस बहुत मुश्किल से बनता है, समझे? बहुत मुश्किल से। तो यही है कि इसको क्या कहा था, ये सभी को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। तो आपने जीवाश्म ईंधन अच्छे समझ गया होगा, आशा करता हूँ आपने समझ गया होगा। इसी तरह देखिए, वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी ईंधन के रूप में किया आता है। एक देखिए, प्राकृतिक गैस के बारे में आपको समझ नहीं आता, उदाहरण के तौर पे क्या समझना है? सीएनजी। सीएनजी क्या? सीएनजी। आइए, सीएनजी क्या होता है और अच्छे से आप अगले क्लास में जानिएगा, मतलब आगे जब क्लास में जाइएगा तो। लेकिन आप ऐसे समझ जाइए कि अभी जो टेम्पो सब चल रहा है ना, उस टेम्पो पे आपको सीएनजी जरूर लिखा दिखेगा, तो आप समझ जाएगा सीएनजी से चलने वाला है, क्योंकि क्या है? ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चल रहा है। ये इसमें गैस डाला जाता है। अब गैस से चलता है गाड़ी, आपको ये बता दूँ, गैस से कार चलता है, आपको बता दूँ मैं। ओके, तो आपने समझ गया होगा कि प्राकृतिक गैस क्या होता है, सीएनजी क्या होता है। इसी प्रकार से एक और लाइन था जो मैंने बोला भी था कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। आपने लिख लिया होगा बहुत अच्छे से। ये सभी को लिखिए, इसको और इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, और याद रखिए आपके 6 क्लास के विज्ञान का सभी अध्याय महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही समझिए कि बहुत मुश्किल है आपके लिए, फिर बहुत मुश्किल होता है। आपको पढ़ना चाहिए सभी अध्याय को, क्यों ना 11 हो 1 हो, सभी को समान के रूप में पढ़ना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण है, और कक्षा 6 के विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसी में आपको एक दिखेगा संसाधन। अभी आप आगे देखिएगा संसाधन। इस संसाधन होता क्या है? देखिए संसाधन हम लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ विज्ञान है, हर कुछ में कुछ न कुछ विज्ञान को ढूंढना है, इसलिए विज्ञान में दिया गया है। ऐसा ही नहीं बुक में कोई भी चैप्टर दे दिया जाता है। तो संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वे पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। आपको कॉपी पे लिख लेना है। संसाधन क्या होता है? जो हमें आवश्यक है। यानी देखिए ईंटा है ना, तो ईंटा से हम घर बनाएंगे। यहाँ देखिए मिट्टी है ना, मिट्टी से हम लोग क्या करेंगे? खेती उगाएंगे। यहाँ देख रहे पेड़ है ना, तो पेड़ से हम क्या करेंगे? ये सभी क्या है? संसाधन है। तो संसाधन कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। कैसे कैसा? एक हो सकता है प्राकृतिक, एक हो सकता है क्या? प्राकृतिक, और एक हो सकता है मानव निर्मित। एक क्या हो सकता है? मानव निर्मित, और एक प्राकृतिक हो सकता है। तो मानव मतलब क्या? जैसे मानव हम लोग बनाए हैं, जैसे क्या हो सकता है? बल्ब हम लोग बनाए हैं, साइकिल बनाए, ईंटा हम लोग बनाए हैं। हाँ बिल्कुल हम लोग ही बनाए हैं। हम मतलब इंसान बना सकते हैं, मनुष्य बना सकते हैं। जिसको मनुष्य बना सकते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? मानव निर्मित। और जिसको मनुष्य नहीं बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक। जिसे प्रकृति मैंने आपको जस्ट अभी कुछ समय पहले ही बताया था। प्रकृति का मतलब क्या होता है? तो जिसे प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसे प्रकृति। जैसे सूर्य, वायु और जल, ये तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है। जी हाँ, अभी के अभी लिखना है, अभी के अभी लिखना है। यानी संसाधन आपने अच्छे से समझ गया। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक निर्मित संसाधन का आपने अच्छे से समझ गया होगा। आशा करता हूँ आपने समझ गया होगा और आप लिख भी रहे होंगे। आपको वीडियो को रोक के लिखना है। जी हाँ, आपको वीडियो को रोक के लिखना है। और एक अंत में है, देख लीजिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय। जो कभी खत्म नहीं होता है ना उसे, और खुद तेजी से फिर भर लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? नवीकरणीय। ये आपको कॉपी पे लिखना है। नवीकरणीय होता है क्या? जो कभी खत्म ही नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि हवा खत्म हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, इतना आसानी नहीं है खत्म होना हवा को। पानी जैसे खत्म होगा फिर दूसरा जगह से पानी आप ले आएगा, इसलिए इतना आसानी से पानी खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आएगा ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ये मान के चल। लेकिन आपको समझना है नवीकरणीय में जो कभी खत्म नहीं होता उसे नवीकरणीय। जैसे सूर्य का प्रकाश खत्म कहाँ हो रहा है? सूर्य का प्रकाश नहीं भी चाहे तो आपको मिल जाता है, क्योंकि ये सभी के लिए समान है। समझ गए होंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब ये समझिए जो सीमित मात्रा में है और पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ खनिज, सोना, हीरा सब अगर एक जगह से निकलता है फिर दोबारा वहाँ से नहीं निकल पाता है। ये भी याद रखिए। मिट्टी जिस दिन खत्म हो गया ना, वो समझिए कि धरती खत्म हो जाएगा। चट्टान हर जगह मुश्किल है मिलना। जहाँ चट्टान होगा वहाँ मिट्टी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये सभी क्या है? अनवीकरणीय। इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, याद रखिए। इसको इतना हल्के मत लीजिएगा। बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, ये सब पूछता है। कोयला आपसे अगर पूछे तो कौन सा है? अनवीकरणीय। इसको ये सीमित मात्रा में है, ये पृथ्वी के अंदर से निकाला। पेट्रोलियम ये भी सीमित मात्रा में। प्राकृतिक गैस ये भी सीमित मात्रा में। तो आपने समझ गया नवीकरणीय और नवीकरणीय। जो सीमित मात्रा में जिसको पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल है उसे अनवीकरणीय, और जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय। आपने समझ गया होगा बहुत अच्छे से। और एक अंत में महात्मा गांधी का कुछ स्टेटमेंट है जो उन्होंने बोला था। देखिए कितना बड़ा बात वो बोले थे। पृथ्वी, आपकी किताब का है, पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। बिल्कुल हमारी पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं के लिए सभी कुछ उपलब्ध कराई है। बिल्कुल पीने के लिए पानी, और देखिए धूप दिए हुए हैं दिन के लिए, धूप मतलब सूरज दिए हुए हैं, सभी कुछ मतलब सांस लेने के लिए हवा दिए हुए हैं, ये सभी कराती है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। कितना अच्छा लगा। मतलब हम लोग उसको अगर लालच समझ लेते हैं ना बहुत, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, पानी को ऐसे बर्बाद कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सतत विकास को बहुत प्रभावित करता है। आने वाला समय में बहुत प्रभावित होगा इससे। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो भी संसाधन उसको उतना ही उपयोग करें जितना आपको आवश्यक है। बिना आवश्यक से बिजली को ऐसे ही हम लोग कर देते हैं। बिजली को देखें ना किस तरह पवन चक्की से बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण महात्मा गांधी और बहुत महत्वपूर्ण महात्मा गांधी व्यक्ति थे, बहुत महान थे। वो कह सकते हैं उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। आपको तो पता ही होगा बहुत अच्छे से। ओके, तो आपको थोड़ा सा किताब दिखाते हैं, देखिए। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये कौन सा, देखिए छत बनाने के लिए चट्टान क्या है, कौन सा प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित है। और इधर देखिए ये हाथ से बनाया गया पत्थर को काट के क्या है, ये क्या है, कुल्हाड़ी है। देख सकते हैं ये कुल्हाड़ी, हाँ जी कुल्हाड़ी है। ये पहले के ज़माने जब इतिहास पढ़िएगा ना आप तो उसमें देखिएगा इस तरह का कुल्हाड़ी बनाया, जब जिस समय अभी के समय का कुल्हाड़ी नहीं था। मतलब ये पुरानी है, लेकिन ये समझिए कि ये
मानव निर्मित था, पत्थर प्राकृतिक थे और उसे मानव द्वारा बनाया गया था। मानव संगमरमर, जानते हैं संगमरमर का उपयोग कहाँ कहाँ बहुत बड़े बड़े ताजमहल सब में उपयोग होते हैं। वो कैसे कैसे काट काट के बनाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, पृथ्वी के वो भाग से निकाले जाते हैं जहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। यही सब होता है। संगमरमर आपने जान गया अच्छे से। सोना का आपने नाम सुना होगा, देख रहे हैं सोना किस तरह से निकलता है, देख सकते हैं ना। कुछ और खनिज सब है, हीरा, ये सब कैसे निकलता है, चांदी, ये सब कैसे निकलता है। ये सभी प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, ये सभी प्राकृतिक रूप में। ये एक बार है, वो उसे हम लोग निकाल के बस उसका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जीवाश्म ईंधन लिखा हुआ है, और जीवाश्म ईंधन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझाया और लिखवाया भी है। आपने लिखा भी होगा, नहीं लिखा है तो आप एक बार और वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। और यहाँ देखिए कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था, अब प्रदूषण कम करने के लिए प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी धीरे धीरे स्थान ले रही है। यानी कि पहले जब लकड़ी जलाते थे तो उसमें धुआं निकलता था, धुआं हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती थी। इसलिए अब जो एलपीजी है, हम घर में सिलेंडर देखते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, एलपीजी। एलपीजी एलपीजी घर में जो गैस उसको क्या कहा जाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। पूरा नाम इसका क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीधा शॉर्ट में आप क्या कहिएगा, घर में जो आपके घर में गैस होते हैं जिस पे खाना बनते हैं उसको क्या कहिएगा, एलपीजी। क्या कहिएगा, एलपीजी। क्या कहिएगा, एलपीजी। और सीएनजी मैंने आपको बता दिया था, सीएनजी जो गाड़ी में उपयोग होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ये सभी क्या है, प्राकृतिक गैस है। यहाँ आपको बता ही दिया था मैंने कितने अच्छे से कि क्या होता है इसका, पेट्रोल क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन मैंने लिखवाया भी अभी जस्ट, और आपको समझाया भी बहुत अच्छे से, आपने लिखा भी होगा बहुत अच्छे से। और इस प्रकार से मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने स्तर से वो सभी परिभाषा को बताया जो आपको ज़रूरत है। मैंने सभी परिभाषा को बताया, आप देख सकते हैं क्या बताया मैंने। वायु बता दिया आपको, वायु आपको पता चल गया, कोयला भी पता चल गया, वन भी पता चल गया, जीवाश्म ईंधन पता चल गया, मानव निर्मित मैंने लिखवाया भी, प्राकृतिक गैस मैंने बताया भी, प्राकृतिक संसाधन मैंने लिखवाया भी, नवीकरणीय मैंने समझाया भी, पेट्रोलियम, ये सभी के बारे में, वर्षा जल संचयन क्या था समझाया बहुत अच्छे से, नवीकरणीय भी समझाया लिखवाया, संसाधन समझाया लिखवाया, और चट्टानें भी बताया, मृदा भी बताया, सूर्य भी, जल भी, सभी के बारे में मैंने पूरा के पूरा बातों को बताया। अगर आप एक बार वीडियो में नहीं समझ पा रहे, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बट समझिए ज़रूर और कॉपी पे लिखिए ज़रूर। इससे क्या होता है, आपके माइंड पे पॉजिटिव वाइब जाएगा और आप इतना अच्छा आसानी समझिएगा ना कि आपको आगे भी हमेशा काम आएगा। देख लीजिएगा, ये सभी ही आपको आगे भी क्लास में काम आएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये। और इस प्रकार से आप कुछ मुख्य बिंदु है आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अपने स्तर से पढ़िएगा। ओके, अपने स्तर से। क्यों? क्योंकि मैं इसे कोई भी वीडियो में नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने जितना भी बोला है ना इतना देर से मैं समझा जो रहा हूँ ना, सब के सब इसमें लिखे हुए हैं। जी हाँ, वही लिखे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, मैंने प्राकृतिक संसाधन आपको लिखा ही दिया। तो जो मैंने लिखा दिया, मैं क्यों आपको इतना वीडियो के इतना लंबा करूं? आपको बस मुझे समझाना रहता है, तो आपको मैंने समझाया, सभी के बारे में लिखवाया और आपने समझा भी। और सभी वीडियो को देखिए, सभी का नोट्स बनाइए अच्छे से। और यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर है जो आप बना सकते हैं। देखिए क्या है, नवीकरणीय का उदाहरण क्या है नवीकरण, जिसको पुनः प्राप्त आसानी से क्या जल था ना, जल पे टिक मार दीजिएगा। ऐसे करके देखिए, बाइक में दो वाहन बाइक में, अभी दो वाहन बाइक में ना अभी क्या है, पेट्रोल लगता है। जब मोटरसाइकिल जो भरवाने आते हैं, क्या भरवाने आते हैं उसमें, मोटरसाइकिल आपके पास होगा, क्या भरवाने आते हैं, पेट्रोल भरवाने आते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप तुरंत बनाइएगा। आप जैसे एक बार वीडियो पढ़ लीजिए ना, तुरंत बनाइएगा और अच्छे से बनाइएगा। आपने मेरे एक एक बात को ध्यान दिया है ना, सभी प्रश्नों को बनाइएगा। देखिए स्कूटर या बाइक को क्या भरवाने आते हैं, पेट्रोल भरवाने आते हैं। नवीकरणीय संसाधन मैंने लिखवाया है, तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? जल था उसमें, जल क्या है, जिसे पुनः प्राप्त किया, मतलब आसानी से मिल जाता है वो। ओके, तो आपने इस प्रकार से सभी वीडियो को समझा, वीडियो को अच्छे से देखा और पढ़ा, और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आवश्यक इसलिए क्योंकि मैं समझूंगा क्योंकि आपको अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे में इसी तरह का आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लास को लाते रहूँगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।